नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं सचिन आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश वाला में स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज हम करने वाले हैं सीटेट 2024 के लिए जो सामाजिक विज्ञान या सोशल साइंस के जो भी प्रैक्टिस सेट है उसको। तो यहाँ पे आप हम 60 क्वेश्चन करेंगे और आप लोग भी चेक करिएगा कि 60 में कितने जो है क्वेश्चन आपके सही होते हैं। ओके दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज का पहला क्वेश्चन आप सबके सामने है कि पहले लिखा हुआ कि इसमें कथन दिए हुए और जो है क्या लिखा हुआ है, दूसरा कथन दिया हुआ है। इसके बेस पे आपको जो है ऑप्शन चूज़ करना है कौन सा सही है। तो पहला है कि कथन कह रहे हैं चोल मंदिर धार्मिक सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन के केंद्र थे। और दूसरा कथन क्या कहा जा रहा है कि चोल कांस प्रतिमाएं देवी देवताओं की थी, पर कुछ प्रतिमाएं भक्तों की भी थीं। तो इसमें आपको बताना है कि सही उत्तर कौन सा होगा। तो इसमें आपका जो है दोनों ही जो है उत्तर सही है और ए का जो है सही स्पष्टीकरण बी है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए आप इसमें एक मिनट, इसमें आपका जो है ऑप्शन नंबर स्पष्टीकरण ये सही नहीं कर रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि सही तो दोनों हैं लेकिन जो ऑप्शन नंबर बी है वो ए का सही स्पष्टीकरण नहीं करता है। क्योंकि होता क्या है कि इसको थोड़ा सा जान लेते हैं। और कि जो द्रविड़ शैली है दोस्तों, द्रविड़ शैली में निर्मित चोलकालीन जो मंदिर धार्मिक सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन के केंद्र हुआ करते थे। और जो है इन मंदिरों के भीतर जो है भीतरी जो भाग था जिसको गर्भगृह कहते थे, उसमें क्या होता था, उसमें देवी देवताओं की कांस्य प्रतिमाएं स्थापित की जाती थीं। और इसके अतिरिक्त क्या होता था उसमें कि मंदिरों में कुछ जो है मूर्तियाँ राजाओं की एवं भक्तों की भी उसके अंदर हुआ करती थी। ठीक है। और राजाओं की जो मूर्तियाँ स्थापित करने के पीछे उसका जो मुख्य उद्देश्य था कि राजाओं को जो है देवता के रूप में प्रचारित करना था। इसकी वजह से जो है राजाओं की जो मूर्तियाँ हैं उसके अंदर रखी जाती थी। ठीक है। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो बात जो है इसमें दोनों सही है कथन, लेकिन जो है बी जो कथन है वो एक ही सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है। इसके अलावा आपको जो है द्रविड़ शैली भी याद रखनी है कि जो है चोलकालीन जो मंदिर थे वो किस शैली में निर्मित होते थे, द्रविड़ शैली में। ठीक है, ये भी आपको बात ध्यान रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं इसी के साथ। और अगला प्रश्न है कि दिल्ली के सुल्तानों के समय तवारीख के लेखकों ने जन्म सिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह दी। और दूसरा कथन कर रहे हैं कि उनके विचारों से सारे लोग जो है सहमत होते थे। तो इसमें आपको बताना है कि सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कहने का मतलब कि जो ऑप्शन पहला जो कथन है वो सही है, लेकिन दूसरा जो लिखा हुआ है वो कथन जो है वो गलत है। ठीक है, इसको थोड़ा सा जान लेते हैं कि दिल्ली के जो सुल्तान हुआ करते थे, दिल्ली के जो है सुल्तानों के समय क्या होता था कि तवारीख के जो लेखक शासकों को जन्म सिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था को बनाए रखने के लिए क्या था कि सलाह देते थे। क्या करते थे? सलाह देते थे। क्या करने के लिए? समाज व्यवस्था को बनाए रखने के लिए। ठीक है, लेकिन होता क्या था कि उनके जो विचार थे उनके विचार से सभी लोग सहमत नहीं होते थे। तो इस प्रकार से जो है आपका पहला जो है कथन सही हो जाएगा, लेकिन दूसरा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रजिया ने अपने अभिलेखों में सामाजिक और लिंग भेद को आधार बनाकर यह तर्क दिया कि पुरुष स्त्रियों की तुलना में श्रेष्ठ होते हैं। और अगला कथन क्या लिखा हुआ कि तवारीख के लेखकों ने सामाजिक लिंग भेद को आधार बनाकर यह तर्क दिया
कि यहाँ पे की आना चाहिए, की है केवल कि पुरुष स्त्रियों की तुलना में श्रेष्ठ होते हैं। तो इसमें आपको बताना है कि करेक्ट जो है आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ए जो है क्या है गलत है और दूसरा बी क्या है सही है। क्योंकि रजिया कह रहे हैं कि रजिया ने अपने अभिलेखों ने में यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे ने नहीं में है, सामाजिक और लिंग भेद को आधार बनाकर यह तर्क दिया कि पुरुष स्त्रियों की तुलना में श्रेष्ठ होते हैं। ये बात गलत है, सही नहीं है। ठीक है। और इसके अलावा जो है तवारीख के लेखकों ने सामाजिक और लिंग भेद को आधार बनाकर यह तर्क दिया कि पुरुष स्त्रियों की तुलना में श्रेष्ठ होते हैं। ये बात सही है। चलिए इसी के साथ चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न आप सबके सामने है। कथन लिखा हुआ है कि अकबर जहांगीर और शाहजहां से सुलह ए कुल का मतलब क्या है? सर्वत्र शांति। तो सुलह ए कुल के विचार के शासन का सिद्धांत बनाया। तो अकबर ने क्या बनाया? अकबर जो है जहांगीर और शाहजहां से सुलह कुल के विचार के शासन का सिद्धांत बनाया। और इसके बाद अगला कथन क्या कर रहे हैं कि विभिन्न धर्मों से जुड़े हुए व्यक्तियों के साथ विचार विमर्श से अकबर की समझ बनी कि जो विद्वान धार्मिक रीति और जो है मतान्धता पर बल देते हैं। मतान्धता का मतलब क्या होता है कि किसी भी जो व्यक्ति जिस धर्म को मानता है उसके पीछे क्या तर्क है, बिना कुछ सोचे समझे उसको फॉलो करना, वो क्या कहलाता है? मतान्धता कहलाता है। तो क्या करेंगे? मतान्धता पर बल देते हैं और वे अक्सर क्या होते हैं? वे व्यक्ति अक्सर कट्टर होते हैं, ऐसा जो है अकबर का मानना था। तो इसमें जो है आपका सही उत्तर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कहने का मतलब कि ए एवं बी जो है दोनों ही सही है। ठीक है। और ए जो है का कारण क्या है? बी है। ठीक। चलिए इसी के साथ चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। और अगला प्रश्न है आप सबके सामने। तो कह रहे हैं इसमें क्या बताना है? इसमें फिर से कथन और निष्कर्ष वाला जो है प्रश्न है कि दो कथन दिए हुए हैं। दिल्ली लिखा हुआ, दिल्ली के सुल्तानों और मुगलों के काल में श्रेणीबद्ध समाज ज़्यादा सरल हो गया। और दूसरा कथन क्या कह रहे हैं कि जनजाति समाज कई असमान वर्गों में विभाजित नहीं था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि जो पहला वाला ऑप्शन है कि दिल्ली के सुल्तान और मुगलों के काल में श्रेणीबद्ध समाज ज़्यादा सरल हो गया था। ये बात सही नहीं है। ठीक है। लेकिन जो दूसरी बात है कि जनजाति समाज कई असमान वर्गों में विभाजित नहीं था, ये बात सही है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है आप सबके सामने दोस्तों की लिखा हुआ है कि बहादुर शाह जफर ने मुखियाओं और शासकों को चिट्ठी लिखकर अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए भारतीय राज्यों का एक संघ बनाने का क्या किया? आह्वान किया। और दूसरा कथन कर रहे हैं कि बहादुर शाह जफर ने 1857 के बगावत को अपना समर्थन देने के फैसले ने स्थिति रातों रात पीड़ित बगावतियों के पक्ष में बदल दी। तो इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए कि बात जो है दोनों ही इसमें स्टेटमेंट सही है और ए ने क्या किया है? बी को सुनिश्चित किया है। मतलब कि ए ने जो है बी को सुनिश्चित किया है। कहने का मतलब कि बहादुर शाह जफर ने मुखियाओं और शासकों को चिट्ठी लिखकर अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए भारतीय राज्यों का एक संघ बनाने का जो है क्या किया था? आह्वान किया था। ठीक है। और बहादुर शाह जफर के 1857 के बगावत को अपना समर्थन देने के फैसले
ने स्थिति रातों रात क्या की, पीड़ित बगावतियों, जो बगावत करने वाले थे, उनके पक्ष में क्या की, बदल दी। तो ये दोनों ही बात सही है और ए ने क्या किया है, बी को सुनिश्चित किया है। तो दोनों, ये आपका ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट होगा। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों कि औपनिवेशिक काल के दौरान महिलाएं जाति एवं सुधार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प, यहाँ पे गलत बताना है, कौन सा विकल्प गलत है, किसके बारे में, औपनिवेशिक काल के दौरान जो महिलाएं जाति एवं सुधार के संदर्भ में, तो कौन सा इसमें गलत होगा ये आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, पहले लिखा है कि विद्यासागर ने विधवा विवाह का जो सुझाव दिया, सही बात है, ठीक है, कि विद्यासागर ने विधवा विवाह का जो है सुझाव दिया था। दूसरा क्या कह रहे हैं इसमें कि प्रार्थना समाज में केवल हिंदू ग्रंथों पर विचार विमर्श किया गया, नहीं, ये बात क्या है, ये बात जो है गलत है। तो यही आपका उत्तर सही हो जाएगा। बाकी और देख लेते हैं, ये क्या लिखा है कि पंडिता रामाबाई ने पूना में एक जो है विधवा गृह की स्थापना की, सही बात है कि रामाबाई ने जो है पूना में एक विधवा गृह की स्थापना की थी। और अगला क्या कह रहे हैं कि प्राचीन ग्रंथों के ज्ञान से सुधारकों को नए कानून बनवाने में मदद मिली, ये भी बात क्या है, सही है। तो यहाँ पे गलत पूछा है, तो गलत जो है आपका हो जाएगा, प्रार्थना समाज ने केवल हिंदू ग्रंथों पर विचार विमर्श किया, तो ये बात क्या है, गलत है। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न पे। और अगला क्वेश्चन है, तो अगला प्रश्न क्या लिखा है कि तेलंगाना राज्य पहले भारत के किस राज्य का हिस्सा था। तो आप सबको पता होगा कि जो है तेलंगाना राज्य सब पहले भारत के जो है आंध्र प्रदेश जो राज्य है उसी का हिस्सा था। और ये तेलंगाना जो राज्य है वो आंध्र प्रदेश से अलग होकर 29वां राज्य बना। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कि जो है ये कब अलग हुआ था तेलंगाना आंध्र प्रदेश से। तो ये अलग हुआ था 2 जून 2014 को। कब अलग हुआ था, 2 जून 2014 को, 2014 को क्या हुआ था, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना राज्य अलग हुआ था, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। और अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित जो है कथनों पर ध्यान दें और लोकतंत्र में संचार माध्यम की सही भूमिका का चयन करें। तो लिखा क्या है इसमें कि जो है संचार माध्यम समाचार के माध्यम से नागरिकों को सूचना पहुंचानी चाहिए, ठीक है। और दूसरा क्या कह रहे हैं, दूसरा कह रहे हैं कि जो है इसे विज्ञापन के दृष्टिकोण को समाचार कार्यक्रमों के माध्यम से देनी चाहिए। तीसरा क्या कह रहे हैं कि इसे हर दृष्टिकोण की चर्चा करनी चाहिए। तो इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसमें सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर ए, केवल पहला और तीसरा इसका सही हो जाएगा, ठीक है। इसमें सेकंड वाला इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि इसमें जो है विज्ञापन की बात की जा रही है, ठीक है। तो समाचार जो संचार माध्यम का जो है मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि सूचनाओं को पहुंचाना, सभी नागरिकों तक जो है सूचनाओं को क्या करना, पहुंचाना, कि सरकार जो है क्या कर रही है, हमारे नागरिकों के लिए क्या कर रही है, ठीक है, उस पर चर्चा करना, ये सब चीज़ें जो है संचार माध्यम का मुख्य उद्देश्य होता है, ठीक है, ना कि विज्ञापन। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर जो है 2 को छोड़ के पहला और तीसरा सही हो जाएगा। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न पे। और अगला प्रश्न लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है विज्ञापन रूढ़िवादी चित्रण यानी कि जेंडर जो है स्टीरियोटाइप का उदाहरण नहीं है, बताना है, यहाँ पे नहीं है, जो रूढ़िवादिता को प्रदर्शित नहीं करता। तो इसका मतलब 3 जो ऑप्शन होंगे वो रूढ़िवादिता को प्रदर्शित करेंगे। तो अब चेक कर लेते हैं किसमें जो है रूढ़िवादिता की बात की गई है। तो इसमें जो है देखिए पहला लिखा हुआ है कि लिपस्टिक के विज्ञापन में एक महिला का जो है मेकअप करना, तो इसमें जो है रूढ़िवादिता की बात की गई है, ठीक है, कि लिपस्टिक के जो है विज्ञापन किया जा रहा है तो उसमें एक महिला का जो है मेकअप करना क्या कहलाता है, ये रूढ़िवादिता की बात की जा रही है। दूसरा कह रहे हैं कि गाड़ी के विज्ञापन में
एक महिला को जो है पति द्वारा ऑफिस छोड़ा जाना, ठीक है, इसमें भी रूढ़िवादिता की बात की जा रही है। तीसरा करें, स्पोर्ट्स जूते के विज्ञापन में एक लड़की फुटबॉल खेलती है। स्पोर्ट जो है जूते के विज्ञापन में कि एक लड़की क्या करती है, फुटबॉल खेलती है, तो ये क्या करता है, ये जो है रूढ़िवादिता को प्रदर्शित नहीं करता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। डी देख लेते हैं, चाय के विज्ञापन में एक माँ का जो है सुबह चाय बनाना, ये क्या करता है, रूढ़िवादिता को प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो पिता भी जो है चाय बना सकते हैं सुबह, इसलिए ये रूढ़िवादिता की बात की जा रही है इसमें, ठीक है। और इसमें जो है महिला को पति द्वारा जो है ऑफिस छोड़ा जा रहा है, यहाँ पे जो है महिला भी पति को छोड़ सकती है ऑफिस, ठीक है, इसलिए इसमें रूढ़िवादिता की बात की जा रही है। और इसमें लिपस्टिक के विज्ञापन में जो है महिला का जो है मेकअप करना, पुरुष भी मेकअप कर सकते हैं, ठीक है, तो इसमें भी रूढ़िवादिता की बात की जा रही है। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न पे, और अगला प्रश्न क्या है कि दिए गए लक्षणों ए और बी के आधार पर महाद्वीप की पहचान करना है आपको। क्या लिखा हुआ है कि यह विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है जो पूरी तरह से दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। और दूसरा कह रहे हैं कि इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। तो आप लोग बताइए इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर का आपको क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया की बात की जा रही है। ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप है उसकी बात की जा रही है, जो कि विश्व का सबसे छोटा क्या है, महाद्वीप है, जो पूरी तरह से कहाँ पे है, दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। जो आपने ग्लोब देखा होगा, इसका जो नीचे वाला पोर्शन है, यहाँ पे आपका जो है ऑस्ट्रेलिया स्थित है। और क्या कर रहे हैं कि इसे जो है द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है, क्योंकि इसके चारों तरफ क्या है, पानी है, इसकी वजह से इसको क्या कहा जाता है, द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। आई होप कि आपको ये उत्तर जो है आंसर क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे, और अगला प्रश्न क्या है कि कह रहे हैं कि सौरमंडल में हम जैसे जैसे सूर्य से दूर जाते हैं तो क्या होता है, ये आपको बताना है। तो इसमें जो है देखते हैं, तो इसमें पहला क्या लिखा हुआ है, ग्रहों का जो आकार है क्रमशः घटता जाता है। क्या ऐसा होता है कि सौरमंडल में जो हम जैसे जैसे सूर्य से दूर जाते हैं, क्या ग्रहों का आकार जो है घटता है, क्या नहीं, दूरी जो है क्या होती है, घटती बढ़ती है, लेकिन आकार नहीं होता है ऐसा। दूसरा क्या कह रहे हैं कि यह सूर्य के बहुत नज़दीक के ग्रह गैस और जो है तरल पदार्थों से बने होते हैं। क्या कह रहे हैं कि सूर्य के बहुत नज़दीक के जो ग्रह होते हैं गैस और तरल पदार्थों से बने होते हैं, और सूर्य से बहुत दूर स्थित ग्रह चट्टानों से बने होते हैं। क्या ये बात सही है, नहीं। अगला कह रहे हैं कि यह ग्रहों द्वारा सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने की अवधि बढ़ती जाती है। ग्रहों द्वारा क्या होता है कि सूर्य के जब चारों ओर जो घूमने का जो परिक्रमण है वो क्या होता है, बढ़ता जाता है। कहने का मतलब जैसे कि जो बुध ग्रह है उसकी जो अवधि है वो क्या होगी, सबसे कम होती है। और इसके बाद क्या होता है, मंगल जो ग्रह आता है पहले, इसके बाद बुध के बाद कौन सा ग्रह आता है, शुक्र आता है। तो शुक्र जो है जो स्पीड होती है वो बुध से क्या होती है, थोड़ा सा जो है ज़्यादा होती है। उसका जो परिक्रमण काल होता है शुक्र का वो बुध से क्या होता है, अधिक होता है। तो उसी की बात की जा रही है। और इसके बाद पृथ्वी, फिर जो है मंगल, फिर बृहस्पति, शनि, फिर इस प्रकार से। तो जो परिक्रमण जो करने की अवधि है वो क्या होती है, बढ़ती जाती है। ये बात क्या है, सही है, ठीक है। और आगे देख लेते हैं कि ग्रहों द्वारा जो है सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने की जो अवधि क्या होती है, घटती है, घटती नहीं है, क्या होती है, बढ़ती जाती है, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा,
सही आंसर। तो जैसे जो है दूरी होगी, सूर्य से ग्रह की जो भी दूरी होगी उसके अनुसार जो है परिक्रमण जो करने की अवधि क्या होगी, बढ़ती जाती है। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या है, लिखा हुआ है कि कल्पना करें यदि जो है पृथ्वी अपने कक्षीय समतल की ओर नहीं झुकी होती तो क्या होता। तो पहला लिखा है कि प्रदीप्त वृत्त देशांतर रेखाएं एक दूसरे से मिल जाती। दूसरा लिखा है कि प्रदीप्त वृत्त अक्षांशीय रेखाएं एक दूसरे से मिल जाती। तीसरा कह रहे हैं किसी क्षेत्र विशेष में कोई मौसमी परिवर्तन नहीं होता। और चौथा कहा जा रहा है कि किसी क्षेत्र विशेष में ज़्यादा मौसमी परिवर्तन होता। तो आप लोग बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट जो उत्तर है वो होना चाहिए आपका कि पहला कह रहे हैं कि प्रदीप्त वृत्त और देशांतर रेखाएं एक दूसरे से क्या होती, मिल जाती। अगर जो है कि पृथ्वी अपने जो है कक्षीय समतल की ओर नहीं झुकी होती तो क्या होता, प्रदीप्त जो वृत्त है और देशांतर जो रेखाएं एक दूसरे से क्या होती, ये मिल जाती। तो ये आपका सही है। ठीक है। और दूसरा जो है आपका सही हो जाएगा, किसी क्षेत्र विशेष में कोई मौसमी परिवर्तन नहीं होता। जैसे कि राजस्थान हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, दिल्ली हो गया, बिहार हो गया। ठीक है। या हम जो है देश की बात कर लें, अमेरिका हो गया, भारत हो गया, तो यहाँ पे जो है मौसम क्या होते हैं, मौसम में परिवर्तन होता रहता है। तो वो किस वजह से होता है, जो कक्षीय समतल की ओर जो झुकी हुई है पृथ्वी, इसकी वजह से होता है। ठीक है। अगर ये झुका नहीं होता तो मौसमी परिवर्तन भी नहीं होता। ठीक है। चलिए इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गंगा और ब्रह्मपुत्र। गंगा और जो ब्रह्मपुत्र जो नदी हैं वो सुंदरबन डेल्टा का क्या करती हैं, निर्माण करती हैं। ठीक है। होता क्या है कि यहाँ पर जो सुंदरी पेड़ मिलते हैं, इसकी वजह से इसको क्या करते हैं, सुंदरबन डेल्टा कहा जाता है। ठीक है। और ये जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी है वो बंगाल की खाड़ी में जो गिरने से पहले क्या करती है कि विशाल डेल्टा का निर्माण करती है, और इसी डेल्टा को क्या कहते हैं, सुंदरबन डेल्टा कहते हैं। आगे चलते हैं इसी के साथ, और अगला प्रश्न आप सबके सामने है कि तो प्रश्न क्या लिखा हुआ है कि दिए गए जो लक्षणों ए और बी के आधार पर वायुमंडलीय परत की क्या करना है, पहचान करना है। लिखा है कि अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले उल्कापिंड इस परत में आने पर क्या करते हैं, जल जाते हैं, और इस परत में बढ़ती ऊंचाई के साथ क्या होता है, तापमान जो है वो घटता जाता है। ये बात की जा रही है। तो आपको उस वायुमंडलीय परत की पहचान करनी है। तो ये इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, मतलब कि वो कौन सा मंडल है, वो है मध्य मंडल। मध्य मंडल की ये विशेषता है कि जो उल्कापिंड होते हैं अंतरिक्ष से जो आते हैं, तो ये मध्य मंडल में आके क्या करते हैं, जल जाते हैं। और मध्य मंडल में क्या होता है कि जो तापमान है वो क्या होता है, ऊंचाई के साथ क्या होता है, घटता जाता है। ठीक है। और जान लेते हैं कि जो मध्य मंडल का जो ऊंचाई होती है वो कितनी होती है, ये 80 किलोमीटर होती है। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है। और जो है क्या होता है कि 80 किलोमीटर की जो ऊंचाई तक पहुंचने पर जो तापमान होता है, 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंचने पर तापमान कितना हो जाता है मध्य मंडल का, वो 100 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। ठीक है। आई होप कि आपको ये प्रश्न जो है उत्तर समझ में आया होगा। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पे, और अगला क्वेश्चन है आप सबके सामने। तो क्वेश्चन क्या लिखा है कि आतपन जो है का संबंध किससे है। तो दोस्तों आतपन का जो संबंध होता है ये होता है सूर्य ऊर्जा के साथ। किसके साथ, सूर्य ऊर्जा के साथ जो है आतपन, मतलब कि इंसोलेशन का संबंध सूर्य ऊर्जा से होता है। ठीक है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या लिखा हुआ है कि उचित विकल्पों के साथ निम्नलिखित का मिलान करना है। तो पहला क्या लिखा है, शंकुधारी वन। दूसरा क्या है, भूमध्य सागरीय वनस्पति। और तीसरा क्या लिखा, उष्णकटिबंधीय
सदाबहार वन और चौथा है शीतोष्ण सदाबहार वन। तो ये जो है आपको बताना है किससे मैच करना है। शंकुधारी वन जो आपको मिलते हैं ये आपको मिलेंगे नरम काष्ठ वाले सदाबहार वृक्ष में। ठीक है, तो शंकुधारी वन जो होते हैं इनकी क्या विशेषता होती है, ये होते हैं नरम काष्ठ वाले और सदाबहार वृक्ष होते हैं शंकुधारी वन। ठीक है, कैसे होते हैं, नरम होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। और दूसरा क्या करें, भूमध्य सागरीय जो वनस्पति होती है ये कैसी होती है, ये महाद्वीपों का जो है पश्चिमी एवं दक्षिणी पश्चिमी किनारा। तो ये भूमध्य सागरीय जो वनस्पतियाँ कहाँ मिलती हैं, महाद्वीपों का पश्चिमी और दक्षिणी पश्चिमी किनारे पे मिलती हैं। तो इसका जो है आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सेकंड का। और कह रहे हैं कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो है इसके बारे में क्या कहना है, इसके बारे में कहना है कि दृढ़ और काष्ठ वाले वृक्ष होते हैं। जो उष्णकटिबंधीय जो है सदाबहार वन होते हैं ये कैसे होते हैं, दृढ़ होते हैं, मतलब कि मजबूत होते हैं, और काष्ठ वाले जो है वृक्ष होते हैं। ठीक है, तो उष्ण का मतलब क्या होता है कि आप सबको पता है कि क्या होता है, उष्ण का मतलब जहाँ पे गर्मी होती है तो वहाँ पे जो पेड़ होंगे वो क्या होंगे, सूखे रहेंगे, मतलब क्या रहेंगे, कठोर रहेंगे। तो इस प्रकार से जो है आप इसका आंसर हो सकते हैं कि उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, दृढ़ काष्ठ वाले वृक्ष। और चौथा क्या है कि लिखा है शीतोष्ण सदाबहार वन। शीतोष्ण सदाबहार वन ये आपका हो जाएगा महाद्वीपों का पूर्वी किनारा, इसमें मिलते हैं आपको शीतोष्ण सदाबहार वन। ठीक है, तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसमें डी हो जाएगा करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो इसका देखिए उत्तर आप लोग, अगर आपको दो चीज़ें पता हैं जैसे कि शंकुधारी वन जो है वो नरम और काष्ठ वाले सदाबहार होते हैं। ठीक है, तो आपका जो है देखिए फर्स्ट का जो है ए का थर्ड दिया हुआ है, और एक पकड़ लेते हैं आपका जो है उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, वो कैसे होते हैं, दृढ़ काष्ठ वाले। ठीक है, तो अगर आप दो चीज़ पकड़ लेते हैं इसमें तो आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ये यहाँ से आप आंसर इसमें ए का थर्ड और सी का सेकंड, यहाँ से आपको अगर दो चीज़ आपको नहीं पता है, दो पता है, तो आप आसानी से अपना आंसर टिक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न आप सबके सामने, तो इसमें क्या करना है, आपको दिए गए जो दोनों कथनों पर जो है ध्यान से इसको पढ़ना है और उचित विकल्प का चयन करना है। लिखा है कि सहारा जो रेगिस्तान एक समय में क्या था, पूर्णतः हरा भरा मैदान था। और तर्क दिया हुआ है कि सहारा की जो गुफाओं से प्राप्त चित्र नदियाँ, मगर हाथी, शेर और पशु बकरियाँ ये चीज़ दर्शाते हैं। तो दोस्तों जो सहारा की जो गुफाएं हैं वहाँ पे जो चित्र हैं वहाँ पे ये नदियाँ, मगर, हाथी और शेर, पशु बकरियाँ के जो चित्र बने हुए ये चीज़ दर्शाते हैं कि जो सहारा रेगिस्तान था वो पूर्णतः हरा भरा था। तो इसमें आपका जो है दोनों ही सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, दोनों बात सही है। अब आगे चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है आप सबके सामने। तो क्वेश्चन लिखा हुआ है कि डॉल्फिन के बारे में दिए गए ABC कथनों पर विचार करना है और सही विकल्प का चयन करना है। क्वेश्चन कर रहे हैं कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के अलवण जल में डॉल्फिन पाई जाती है। सही बात है कि गंगा और ब्रह्मपुत्र के अलवण जल में जो है डॉल्फिन पाई जाती है, सही बात है। और दूसरी बात क्या कह रहे हैं कि डॉल्फिन अभयारण्य जो है बिहार राज्य में क्या है अवस्थित है, ये भी बात क्या है सही है। और तीसरा कह रहे हैं डॉल्फिन की उपस्थित से जल की जो शुद्धता का पता चलता है, ये बात भी सही है, क्योंकि जो अगर जल शुद्ध नहीं होगा तो वहाँ पे जो है डॉल्फिन क्या नहीं रहती, जीवित नहीं रह सकती है, क्योंकि जो है केवल जो है शुद्ध और मीठे पानी में ही क्या रहती है, डॉल्फिन जीवित रहती है। ठीक है, जल्दी आगे बढ़ते हैं। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ABC, ऑप्शन नंबर सी जो है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ABC तीनों इसमें सही उत्तर हैं।
आगे चलते हैं, अगला प्रश्न क्या लिखा हुआ है आप सबके सामने लिखा है कि, तो बोल रहे हैं कि बायोगैस अनिवार्य रूप से निम्न में से किन का मिश्रण होता है ये बताना है। ठीक है, तो अनिवार्य रूप से इसमें मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण होता है। बायोगैस में जो है अनिवार्य रूप से क्या मिश्रित होती है, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। इसके अलावा जो है इसमें आपको हाइड्रोजन मिल जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन मिल जाएगा, नाइट्रोजन मिल जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, और हाइड्रोजन सल्फाइड, अमोनिया, ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। लेकिन जो अनिवार्य रूप से होगा वो मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे, और अगला प्रश्न है कि संसाधन के बारे में कथन ए और बी पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। तो पहला जो कथन लिखा हुआ है इसमें कि जो है सभी संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है, और दूसरा कह रहे हैं कि समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक हैं जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला तो यहाँ पे सभी संसाधन जो है का आर्थिक मूल्य होता है, ये बात सही नहीं है। कुछ संसाधन होते हैं जिनका आर्थिक मूल्य होता है लेकिन कुछ का नहीं होता है। दूसरी बात जो है समय और प्रौद्योगिकी, समय और जो प्रौद्योगिकी मतलब टेक्नोलॉजी, दो महत्वपूर्ण कारक है जो पदार्थों को क्या करते हैं, संसाधन में परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, तो ये बात क्या है, सही है। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसमें सी सही हो जाएगा। ए गलत है परंतु बी क्या है, सही है। अब इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न पे। लिखा हुआ है कि निम्न में से जो है ऊर्जा के परंपरागत स्रोत के समूह की पहचान कीजिए। तो ऊर्जा के जो परंपरागत स्रोत हैं वो आपको बताना है। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा, इसमें खनिज तेल और प्राकृतिक गैस और ईंधन। खनिज तेल, प्राकृतिक गैस और ईंधन क्या हैं, ये ऊर्जा के परंपरागत स्रोत हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न पे, और अगला प्रश्न है आप सबके सामने। तो प्रश्न में पूछा जा रहा है कि प्राकृतिक संसाधनों के प्रकार को उनके वर्गीकरण के साथ मिलान करें। लिखा है वर्गीकरण का आधार और संसाधन के प्रकार, मतलब कि पहले लिखा है विकास व प्रयोग के स्तर पर। विकास व प्रयोग के स्तर पर जो है संसाधन के कितने प्रकार होते हैं, एक होता है वास्तविक और क्या होता है, एक संभाव्य। एक वास्तविक होता है, एक संभाव्य होता है। ये विकास व प्रयोग के स्तर पर होता है वर्गीकरण। दूसरा है वर्गीकरण उद्गम के आधार पर। तो उद्गम के आधार पर संसाधन के जो है दो प्रकार होते हैं, एक जैव और एक अजैव। ठीक है, उद्गम के आधार पर संसाधन के दो प्रकार होते हैं, जैव और एक अजैव होता है। और वितरण की अगर बात करें तो वितरण के आधार पर संसाधन के जो दो प्रकार होते हैं, एक होता है सर्वव्यापक और दूसरा क्या होता है, स्थानिक। सर्वव्यापक और स्थानिक। और भंडारण के आधार पर अगर बात करें तो भंडारण के आधार पर जो संसाधन के प्रकार होते हैं वो होता है नवीकरण और अनवीकरण। ठीक है, तो इसमें सब कुछ मैच है, तो इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ए का फर्स्ट, बी का सेकंड, सी का थर्ड, डी का फोर्थ। ठीक, चलते हैं इसी के साथ हम अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है कि, तो क्वेश्चन में कह रहे हैं कि जो है कथन ए में लगभग 12,000 साल पहले भारत में कई क्षेत्रों में गर्मी बढ़ने के कारण घास वाले मैदान बनने लगे। और कथन कह रहे हैं कि हिरण, बारहसिंगा, बकरी, भेड़, मवेशी जैसे जानवरों की संख्या बढ़ी। ठीक है, तो इसमें जो है ए और बी दोनों ही सही है, लेकिन यह है किंतु ए का कारण बी नहीं है। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे, और अगला प्रश्न कह रहे हैं कि पूरा स्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है ये बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, लिखा है कि वह स्थान जहाँ पर वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। दूसरा लिखा है कि ये केवल ज़मीन के ऊपर ही पाए जाते हैं। थर्ड कह रहे हैं कि यह केवल ज़मीन के अंदर ही पाए जाते हैं। और फोर्थ कह रहे हैं कि जो ये समुद्र और नदी के तल में कभी नहीं पाए जाते। तो इसका 56 का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, इसमें केवल आपका
ए सही होगा। मतलब कि वह स्थान जहाँ वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं पूरा स्थल। ठीक है, तो पहली बात तो इसमें जो केवल केवल आ गया इसकी वजह से ये निगेटिव हो गया। ठीक है, तो ये अपने आप ही कट जाएगा। और ये कह रहे हैं कि ये समुद्र और नदी के तल में कभी नहीं पाए जाते, ये भी अभी नहीं बात कर दी, तो ये भी आपका ऑप्शन गलत हो गया। तो ऑप्शन कौन सा बचा, पहला नंबर, ऑप्शन नंबर केवल ए सही है। इसका मतलब कि सी आपका उत्तर हो जाएगा। इसी के साथ चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग बनाते थे, क्या बनाते थे। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है पत्थर की जो मुहरें हैं उसको बनाया करते थे, और जो है सोने के जो बर्तन थे उसको बनाते थे। ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए और डी, यानी कि ऑप्शन नंबर इसमें डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ जो पीले रंग के डिजाइन नहीं होते थे, ये काले रंग के डिज़ाइन के पात्र जो है बनाते थे। तो इसमें अगर काला होता पीले की जगह तो आपका सही हो जाता, लेकिन बाकी जो ए और डी है वो आपका सही उत्तर है। आगे चलते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न पे। और अगला प्रश्न है कि एक महापाषाण कब्र में दो कंकालों के अवशेष थे, इन दोनों में से महिला के कंकाल का अनुमान लगाने हेतु देखना होगा। क्या देखना होगा वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए कह रहे हैं हड्डियों की संरचना, दूसरा कह रहे हैं बी नंबर में कंकालों के साथ मिले आभूषण, और सी में कह रहे हैं कंकालों के आकार, और डी नंबर में कह रहे हैं कंकालों के साथ मिले खाना पकाने के बर्तन। ठीक है, तो इसमें जो है करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है ए। कहने का मतलब इसमें जो ऑप्शन नंबर सी होगा केवल पहला सही है, क्योंकि हड्डियों की संरचना से ही जो है महिलाओं के कंकाल का अनुमान जो है लगाया जा सकता था। क्योंकि क्या होता था, पुरुष के मुकाबले जो है महिलाओं की जो हड्डियों की जो मेखला थी और कूला था, पुरुष से क्या था अधिक चौड़ा हुआ करता था, या अभी भी होता है। तो इसकी वजह से जो है हड्डियों की संरचना से हम जो है महिला के कंकाल का अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है, आभूषण से इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि जो है पहले वह पुरुष भी आभूषण पहनते थे, इसलिए जो है हम नहीं कह सकते कि ये पुरुष है या महिला। ठीक है, और कंकाल के आकार पर इसलिए नहीं क्योंकि जो है बच्चे और जो कुछ बच्चे होते थे या फिर उसमें लड़कियां और लड़के दोनों के जो है कंकाल में जो है कोई अंतर नहीं हुआ करता था, तो इसलिए कंकाल से हम नहीं जो है आइडेंटिफाई कर सकते कि ये जो है कंकाल इसका महिला का है। तो केवल हड्डी की संरचना से ही महिला के कंकाल का अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, केवल ए सही है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, और लिखा हुआ है कि आरंभिक काल में शुरू करके आरोही क्रम में निम्नलिखित को सजाएं। तो इसमें ए नंबर लिखा हुआ है कि वेदों की जो रचना है, रचना की शुरुआत, इसके बाद महापाषाणों के निर्माण की शुरुआत, फिर क्या है इनाम गांव के कृषकों का निवास, फिर इसके बाद चरक। तो जो वेदों की जो है रचना का जो शुरुआत हुई थी ये हुआ था लगभग जो है 3500 वर्ष पूर्व, 3500 वर्ष पूर्व हुआ था। ठीक है, 3500 वर्ष जो है पूर्व हुआ था वेदों की रचना की शुरुआत। और महापाषाणों का जो निर्माण की जो शुरुआत हुई थी ये लगभग आपका 3000 वर्ष पूर्व हुआ था। ठीक है, 3000 वर्ष पूर्व। और ईमान गांव के कृषकों का जो निवास है वो लगभग आपका 2700 वर्ष यानी कि 2700 वर्ष पूर्व हुआ था। और चरक का जो है ये आपका 2000 वर्ष पूर्व हुआ था, 2000 वर्ष पूर्व। ठीक है, चरक का आपका 2000 वर्ष पूर्व हुआ था। तो इसका सही क्रम हो जाएगा, ये क्रम में सही लगा हुआ है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए बी सी डी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। और अगला प्रश्न लिखा हुआ है कि हाल प्रश्न की अध्याय के अंत में दिए गए प्रश्नों के बारे में निम्न में से कौन सा जो है कथन सही है ये आपको बताना है। फर्स्ट लिखा है कि ये विद्यार्थियों को अवधारणाओं को अपने शब्दों में बताने और जो है मुद्दों पर वाद विवाद करने के लिए प्रेरित करता है, सही बात है। दूसरा क्या करें कि प्रोजेक्ट कार्य तुलना और विभेद करना
अध्याय के अंत में दिए गए प्रश्नों के क्या हैं, प्रकार हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के जो प्रश्न अध्याय के अंत में आप देखेंगे कि उसमें जो है तुलनात्मक जो है प्रश्न कुछ होते हैं। ठीक है, कुछ प्रोजेक्ट कार्य से रिलेटेड प्रश्न होते हैं और उसमें कुछ विभेद करना जो अध्याय के अंत में इस प्रकार के भी प्रश्न दिए होते हैं। तो ये भी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ए और बी। सी को देख लेते हैं एक बार कि ये अधिगमकर्ताओं में कक्षा में पहले पढ़ाई गई अवधारणाओं की समझ विस्तृत करता है। ये बात सही नहीं है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए और बी सही हो जाएगा। इसमें ए और बी देख लेते हैं कि इसमें लिखा हुआ डी नंबर में, तो ए बी आपका सही हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन। आगे चलते हैं इसी के साथ और अगला प्रश्न है दोस्तों कि सामाजिक और राजनीतिक जीवन की पाठ्य पुस्तकों में, सामाजिक और राजनीतिक जो है जीवन की पाठ्य पुस्तकों में क्या होता है। फर्स्ट लिखा हुआ है कि सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों की परिभाषाएं और विवरण दिया गया है। बी नंबर कह रहे हैं कि संस्थाओं और प्रक्रियाओं को ऐसे चित्रित किया गया है जैसे कि वे उसी तरह कार्यान्वित हैं जैसा संविधान में उनकी कल्पना की गई है। तो तीसरा क्या कह रहे हैं कि लोगों व क्षेत्रों से जुड़े विभिन्न ठोस उदाहरणों को प्रस्तुत किया गया है। तो ये बात तो सही है कि सामाजिक और राजनीतिक जीवन की जो है पाठ्य पुस्तकों में लोगों और क्षेत्रों से जुड़े जो है विभिन्न ठोस उदाहरणों को प्रस्तुत किया गया है। और पहला क्या करें, सामाजिक राजनीतिक मुद्दों की परिभाषाएं और विवरण दिया गया है, ये बात भी सही है। और सी नंबर क्या कर बी नंबर में कह रहे हैं कि संस्थाओं प्रक्रियाओं को ऐसे चित्रित किया गया जैसे कि वे उसी तरह कार्यान्वित हैं जैसे संविधान में उनकी कल्पना की गई, ये बात सही नहीं है। तो इसमें आपका ए और सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर। इसमें देख लेते हैं ऑप्शन नंबर ए सी किसमें है, डी में, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम अगले प्रश्न पे और अगला प्रश्न है कि डॉक्टर जो है अंबेडकर के कोरेगांव जाते समय अनुभव का वर्णन करते हुए एक शिक्षक पूछते हैं, क्या आपको लगता है स्टेशन पर लोगों ने डॉक्टर अंबेडकर और उनके भाइयों के प्रति भेदभाव किया है। इस प्रश्न में शिक्षक की किस प्रकार का जो कौशल पर जोर दे रहा है, ये आपको बताना है, किस प्रकार के कौशल पर जोर दिया जा रहा है। तो ये आपका जो है क्या हो जाएगा, परिस्थितियों से अनुमान लगाना, या पहले लिखा है कारण और प्रभाव, दूसरा क्या लिखा है, परिस्थितियों के बारे में परिकल्पना बनाना, सी नंबर करें अनुभव की तुलना करना, और डी नंबर क्या है, परिस्थितियों से अनुमान लगाना। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, आप लोग बताएंगे। तो 63 का सही उत्तर होना चाहिए आपका परिस्थितियों से अनुमान लगाना। ठीक है, यहाँ से परिस्थितियों से क्या किया जा रहा है, अनुमान लगाने की बात की जा रही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसमें डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अगला प्रश्न क्या है कि बाजार विषय का परिचय देने के लिए कौन सी शिक्षण शास्त्रीय विधि सर्वोत्तम हो सकती है। पहला लिखा विभिन्न प्रकार के बाजारों से जो है जुड़े चित्रों को दिखाना, नहीं। मानचित्र में जो है स्कूल के आसपास के बाज़ारों को इंगित करना, या फिर जो है पाठ्य पुस्तकों का जो है पठन और चर्चा करना, पाठ्य पुस्तकों का पठन और चर्चा करना, नहीं। अगला क्या करें कि एक दुकानदार को कक्षा में साक्षात्कार के लिए आमंत्रित करना। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाए, सबसे जो बेहतर उत्तर होगा वो आपका कि एक दुकानदार को कक्षा में साक्षात्कार के लिए आमंत्रित करना, ये सबसे बेहतर आंसर होगा। ठीक है, ताकि वो अपने अनुभव को अपने जो है छात्रों के सामने रख सकें और छात्र उस चीज़ को बेहतर समझ सकें। तो आपका बेहतर जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे चलते हैं, लिखा हुआ है कि यही है उस ईश्वर की महिमा, इसलिए दूषण है भीतर, दूषित है काया भीतर से, इसमें कोई भ्रम न करना, महारी चोखा का है यह कहना। एक शिक्षक के तौर पर आप इस कविता का विश्लेषण और जो है क्या कर रहे हैं, इसमें देखते हैं क्या लिखा हुआ है, विश्लेषण और यहाँ पे अपने होना चाहिए, लास्ट में इधर जो लिखा हुआ है विश्लेषण और अपने अधिगमकर्ताओं से चर्चा कैसे करेंगे। ठीक है, ये आपका लास्ट में लिखा है अपने,
अपने। ठीक है, तो एक शिक्षण के तौर पर जो है आप एक कविता का विश्लेषण और अपने अधिगमकर्ताओं से चर्चा कैसे करेंगे, ये आपको बताना है। पहले लिखा है इसमें कि जो है मानवीय शुद्धता हमारे विचार और विश्वास से निर्धारित होती है। बी नंबर लिखा है मानवीय शुद्धता को ईश्वर की कृपा से पाया जा सकता है। सी नंबर है मानवीय शुद्धता जन्म से निर्धारित होती है। और डी क्या है मानवीय शुद्धता हम जो काम करते हैं उससे निर्धारित होती है। तो इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए, 65 में सही उत्तर क्या होना चाहिए आपका, इसमें मानवीय शुद्धता हमारे विचार और विश्वास से निर्धारित होती है। किससे निर्धारित होती है, हमारे विचार, जिस प्रकार का हमारा विचार और विश्वास होगा तो उसी प्रकार से जो है मानव की शुद्धता जो है निर्धारित की जाएगी कि वो व्यक्ति कैसा है। ठीक है, आगे चलते हैं। लिखा हुआ है सामाजिक विज्ञान की जो है पाठचर्या उच्च प्राथमिक स्तर पर केंद्रित करता है। सामाजिक विज्ञान की जो पाठचर्या है उच्च प्राथमिक स्तर पर केंद्रित करता है। क्या केंद्रित करता है वो आपको बताना है। पहला ऑप्शन लिखा है पृथ्वी को जीवन के आवास के रूप में समझ बनाना। और भी लिखा है कि अपने क्षेत्र, राज्य, देश पर अध्ययन करना। और सी नंबर है भारत के जो है अतीत और सामाजिक विकास का अध्ययन करना। तो इसका जो है करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें तीनों ही सही हो जाएगा कि पृथ्वी को जीवन के आवास के रूप में जो है समझ बनाना, ये भी क्या है उद्देश्य है। सामाजिक विज्ञान की पाठचर्या जो है उच्च प्राथमिक स्तर पर इस पर केंद्रित होती है। अपने क्षेत्र, राज्य, देश पर जो है अध्ययन करना, ये भी सही है। और सी नंबर भी सही हो जाएगा। तो इसमें तीनों सही हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है ग्लोब और प्रकाश स्रोत का इस्तेमाल करके एक शिक्षक निम्न में से किन अवधारणाओं को दर्शा सकता है। ग्लोब और प्रकाश का जो है प्रकाश स्रोत का इस्तेमाल करते हुए एक शिक्षक निम्न में से किस अवधारणाओं को क्या कर सकता है, दर्शा सकता है, ये आपको बताना है। तो जो है एक शिक्षक परिक्रमण को जो है दर्शा सकता है, परिक्रमण, ठीक है, और दिन रात को दर्शा सकता है और मौसम परिवर्तन को भी दर्शा सकता है। तो ए, बी और सी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ग्लोब और प्रकाश स्रोत मतलब सूर्य के चारों तरफ जो ग्रह का जो है घूमना, उसी की वजह से मौसम परिवर्तन होता है, दिन रात भी होता है। और घूमना क्या है, परिक्रमण है। जो ग्रह जो है सूर्य के चारों तरफ घूमते हैं वो क्या है, परिक्रमण है। ठीक है, तो उसकी बात की जा रही है। ठीक है, वर्षा का वितरण से संबंधित कोई इसमें संबंध नहीं है। आगे चलते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न पे। और अगला प्रश्न है कि एक शिक्षक के तौर पर आप इतिहास के लोहा बनाने वाले और जो है फैक्ट्री मालिक, ठीक है, और फैक्ट्री मालिक विषय पर चर्चा करते समय भूगोल की पाठ्यपुस्तक के किस अध्याय के साथ इसका जो है अंतर संबंध स्थापित कर सकते हैं। ठीक है, तो एक शिक्षक के तौर पर आप जो है इतिहास के लोहा बनाने वाले और फैक्ट्री मालिक विषय पर चर्चा करते समय भूगोल की पाठ्यपुस्तक के किस अध्याय के साथ इसका जो है अंतर संबंध, मतलब कि बताना है कि इसका किस चैप्टर से संबंध हो सकता है। तो लोहा की बात की जा रही है। लोहा किस में आएगा, खनिज संसाधन में आ सकता है, और क्या आ सकता है, उद्योग में आ सकता है, और इसमें आ सकता है कि लोहा कहाँ मिलता है, पृथ्वी के अंदर मिलता है। तो ऑप्शन नंबर ए, बी और डी आपका सही हो जाएगा। लोहा से कोई ऊर्जा नहीं मिलती है। ठीक है, तो इसमें आपका ए, बी, डी किस में लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, बी, डी। ठीक है, आई होप कि आपको जो है ये प्रश्न समझ में आ रहे होंगे। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। और अगला प्रश्न है कि एक शहर के स्कूल में जो है भूगोल की कक्षा में वनों के प्रकार विषय पर परिचय देने के लिए सर्वोत्तम जो है विधि होगी। सर्वोत्तम विधि आपको बताना है किस लिए, भूगोल की कक्षा में वनों के प्रकार के विषय पर परिचय देने के लिए।
ठीक है, तो इसका जो है ऑप्शन क्या लिखा है कि विभिन्न प्रकार के वनों पर आधारित डॉक्यूमेंट्री दिखाना या फिर जो है वनों के प्रकार पर कार्य करने के लिए अधिगमकर्ताओं को छोटे समूह में बांटना या विद्यालय के समीप वन का जो है क्षेत्र भ्रमण आयोजन करना या फिर जो है क्या करना, क्षेत्र में पाए जाने वाले वनों पर पावर पॉइंट प्रोजेक्ट बनाना। तो इसका जो है बेहतर जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, विभिन्न प्रकार के वनों पर आधारित डॉक्यूमेंट्री दिखाना। ये हम उच्च कक्षा की बात कर रहे हैं, इसकी वजह से आपका जो सर्वोत्तम जो है विधि होगी वो क्या होगी, डॉक्यूमेंट्री दिखाना। ठीक है, आगे चलते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न पे। और अगला प्रश्न है कि भूकंप पर चर्चा के दौरान व्यवहारिक कौशल अधिगमकर्ताओं में विकसित करने हेतु शिक्षक को बल देना चाहिए। भूकंप पर चर्चा के दौरान व्यवहारिक कौशल अधिगमकर्ताओं में विकसित करने हेतु शिक्षक को बल देना चाहिए किस पर, हालिया भूकंपीय घटना पर चर्चा करना या फिर भूकंप से जुड़ी गतिविधि का प्रदर्शन करना या भूकंप के प्रकार या फिर भूकंप के दौरान बरती जाने वाली सावधानियाँ। तो इसका जो बेहतर उत्तर होना चाहिए 70 में वो होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी, मतलब कि भूकंप के दौरान बरती जाने वाली जो सावधानियां हैं ये आपका बेहतर आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है, एक व्यवहारिक कौशल है, क्योंकि जो है सावधानियां बरतना क्या है, एक व्यवहारिक कौशल, इसकी वजह से आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आगे चलते हैं इसी के साथ अगला प्रश्न है, लिखा हुआ है कि तवा बांध क्षेत्र के स्थानीय लोग 1990 के दशक में अपने जीवन यापन से जुड़े जो है कौन से अधिकार के लिए संगठित हुए। तो इसका जो है आंसर होना चाहिए मछली पकड़ने का अधिकार। ठीक है, तवा बांध क्षेत्र के स्थापित लोग 1990 में के दशक में अपने जीवन यापन से जुड़े जो है मछली पकड़ने के अधिकार के लिए संगठित हुए थे। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी व्याख्या विविधता का उचित प्रतीक है। विविधता की बात की जा रही है, तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। फर्स्ट लिखा है कि यह लोगों की विशिष्टता को स्वीकारता है, बी है कि यह लोगों के बीच समानता को स्वीकारता है, या फिर यह जो है लोगों के बीच भेदभाव बढ़ाता है, या फिर भेदभाव तो बिल्कुल नहीं होगा। और डी नंबर कह रहे हैं ये लोगों के बीच एकरूपता बढ़ाता है। तो इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए, यानी यह लोगों की विशिष्टता को स्वीकार करता है। ठीक है, कि हर एक व्यक्ति क्या है, विशिष्ट है, कोई ऊंचा नीचा नहीं, हर एक व्यक्ति क्या है, विशिष्ट है, इसलिए आपका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं इसी के साथ अगला प्रश्न क्या है, भारतीय लोकतंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। भारतीय लोकतंत्र के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। पहला लिखा है कि भारत में सरकार को लोग अप्रत्यक्ष रूप से चलाते हैं। सही बात है कि भारत में लोग जो है क्या करते हैं, सरकार को अप्रत्यक्ष रूप से चलाते हैं। यहाँ पे गलत पूछा गया, आपको गलत बताना है। और दूसरा कह रहे भारत में जो है पहल आम चुनाव 1950 में हुआ था। नहीं, ये जो आम चुनाव है वो आपका 1951 से शुरू हुआ था। ठीक है, ये आप सबको पता होगा। तो इसमें आपका यही गलत आंसर, गलत पूछा तो यही आपका सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यही गलत है और गलत पूछा है तो यही आपका सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, भारतीय जनता का एक छोटा हिस्सा भारतीय स्वतंत्रता से पहले भी मतदान कर सकता था। पहले क्या होता था कि जो पहला चुनाव हुआ था इसके पहले जो है कुछ जो पढ़े लिखे व्यक्ति होते थे उन्हीं को जो है वोट देने का अधिकार था, मत देने का अधिकार था। ठीक है, जो अशिक्षित थे उन लोगों को अधिकार नहीं दिया गया था। तो वही बात की जा रही है कि भारतीय जनता का एक जो है छोटा हिस्सा भारतीय स्वतंत्रता से पहले भी मतदान कर सकता था। ठीक है, आगे कह रहे हैं कि स्वतंत्रता के बाद भारत के प्रतिनिधि लोकतंत्र को अपनाया। ठीक है, यानी लोकतंत्र का मतलब कि जनता की बात की जा रही है, तो प्रतिनिधि कौन है, लोकतंत्र को अपनाया। ये भी आपकी बात सही है। तो इसमें गलत ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं इसी के साथ अगला प्रश्न क्या लिखा हुआ है कि भारत में ग्राम पंचायत कितने वर्षों के कार्यकाल के लिए चुना जाता है। तो आप लोग बताइए कितने वर्ष के लिए चुना जाता है। 5 वर्ष के लिए।
ठीक है, आगे चलते हैं और लिखा हुआ है कि पुलिस थाने के प्रभारी का पद नाम क्या है। तो पुलिस थाने के प्रभारी का जो पदनाम है वो क्या होता है। ऑप्शन लिखा हुआ है कि अफसर ऑन स्पेशल ड्यूटी, या फिर होम इंस्पेक्टर, या फिर स्टेशन हाउस अफसर, या फिर पुलिस अधीक्षक। तो 75 का सही उत्तर क्या होना चाहिए, स्टेशन हाउस अफसर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, स्टेशन हाउस अफसर कहते हैं पुलिस थाने के जो प्रभारी होते हैं उनके पदनाम को। आगे प्रश्न है कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में लाए गए 2005 के संशोधन ने निम्नलिखित में से क्या मुहैया करवाया था, क्या उपलब्ध कराया था ये 2005 का संशोधन हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम। तो इसमें जो है ये महिलाओं का जो परिवार संपत्ति में बराबर हिस्सेदारी का अधिकारी है। ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। महिलाओं का पारिवारिक संपत्ति में बराबर हिस्सेदारी का अधिकार, जैसे कि लड़कों को अपनी जो है संपत्ति का, अपनी पुश्तैनी संपत्ति का अधिकार होता है, उसी प्रकार से लड़कियों को भी उसमें उतनी ही बराबर अधिकार दिया जाएगा। ठीक है, ऐसी बात कही गई है जो है 2005 के संशोधन में। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की व्याख्या का अंतिम अर्थ निर्णायक किसे माना जाता है। भारतीय संविधान की व्याख्या का अंतिम जो है अर्थ निर्णायक किसको माना जाता है। इसका जो है सही आंसर क्या हो जाएगा, न्यायपालिका को। न्यायपालिका को जो है अंतिम अर्थ निर्णायक माना जाता है। अगला प्रश्न क्या लिखा हुआ है कि 78 नंबर है कि अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 को निम्नलिखित में से कौन से समुदाय को न्याय दिलाने के लिए पारित किया गया था। ठीक है, तो इसमें सही उत्तर क्या होना चाहिए कि दलित और अल्पसंख्यक। दलित और अल्पसंख्यक जो है इनको न्याय दिलाने के लिए अत्याचार अधिनियम 1989 पारित किया गया था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, दलित और अल्पसंख्यक को। सॉरी, इसमें जो है दलित अल्पसंख्यक नहीं होना चाहिए, इसमें आदिवासी होना चाहिए। आदिवासी एवं दलित को जो है ऑप्शन नंबर इसमें ए होना चाहिए। आदिवासी एवं दलित समुदाय को न्याय दिलाने के लिए पारित किया गया था 1989 का अधिनियम। ठीक है, तो आदिवासी आएगा, दलित के साथ आदिवासी होना चाहिए, ये आपका ऑप्शन सही होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न लिखा हुआ कि ऐसी राजनीतिक व्यवस्था जिसमें एक से ज़्यादा जो है स्तर की सरकार हो उसे क्या कहते हैं, उसको कहते हैं संघवाद। क्या कहते हैं, संघवाद कहते हैं, जहाँ पर जो है एक से ज़्यादा स्तर की क्या होती है, सरकारें होती हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे लिखा हुआ निम्नलिखित में से कौन सी नीति सामाजिक न्याय को प्रोत्साहित करती है। कौन सी नीति इसमें सामाजिक न्याय को प्रोत्साहित करती है, ये आपको बताना है। पहले लिखा है कि सरकारी नौकरियों में सूचीगत दलित जाति के उम्मीदवार को आरक्षण देना, और दूसरा कह रहा है न्यूनतम मेहनताना कानून पारित करना। ठीक है, तो इसमें दोनों ही ऑप्शन सही हो जाएगा, ए और बी दोनों ही क्या है, सही है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न लिखा हुआ है कि नई दिल्ली में वास्तुशैली की चर्चा में एक शिक्षक को केंद्रित करना चाहिए। क्या केंद्रित करना चाहिए ये बताना है। पहला लिखा उसकी शैली पुरानी दिल्ली की शैली से कैसे श्रेष्ठ है, और बी नंबर लिखा है कैसे इस यह जो है ब्रिटिश महत्ता और विस्मय का भाव पैदा करता है। सी नंबर लिखा है कैसे पर्यटक इमारतों को देखते हैं, और डी है क्या इमारतों को दूर से कैसे देखा जाना चाहिए। इसका तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए कि ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कैसे यह ब्रिटिश महत्ता और विस्मय का भाव पैदा करता है। ये है इसका, इस पर जो है शिक्षक को केंद्रित करना चाहिए। किस लिए, नई दिल्ली में वास्तुशैली की चर्चा में। आगे चलते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न लिखा हुआ है कि इतिहास शिक्षण का उद्देश्य
केंद्रित होना चाहिए। इतिहास शिक्षण का जो केंद्र है, उद्देश्य है, वो किस पर केंद्रित होना चाहिए? ऑप्शन नंबर फर्स्ट लिखा है कि उन मुद्दों की पहचान करना जो वर्तमान में भी प्रासंगिक हैं, या फिर अधिगमकर्ताओं में क्रियात्मक जो है क्षमता विकसित करना, या फिर भूतल में क्या घटित हुआ यह बताना, या फिर भूतल में यह कैसे घटित हुआ यह याद करना। तो याद करने की बात तो बिल्कुल नहीं की जाएगी। इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए? उन मुद्दों की पहचान करना जो वर्तमान में भी प्रासंगिक हैं, जो हम अभी जो है इस समय वर्तमान में जो है उससे अगर जो भी संबंधित है उस उद्देश्य पर जो है शिक्षण को क्या करना चाहिए? केंद्रित होना चाहिए, केंद्रित करना चाहिए। अगला प्रश्न क्या लिखा है? समसामयिक मुद्दों को सामाजिक विज्ञान की कक्षा में लाने के क्या उद्देश्य होने चाहिए? समसामयिक मुद्दा जो होता है उसको सामाजिक विज्ञान की कक्षा में लाने का उद्देश्य क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर फर्स्ट लिखा है देश से जुड़े मुद्दों के प्रति रुचि को बढ़ाना, या फिर विश्लेषण और रचनात्मक मूल्यांकन करने का कौशल विकसित करना, या फिर सनसनीखेज खबर मुहैया कराकर विषय के प्रति रुचि पैदा करना, या फिर जो है विद्यालय परिसर के अधिगम और विद्यालय के बाहर की दुनिया को जोड़ने में अधिगमकर्ता की मदद करना। तो इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसमें तो ऑप्शन नंबर ए भी सही है कि जो है देश से जो जुड़े मुद्दे हैं उसके प्रति रुचि बढ़ाना है। ठीक है, समसामयिक मुद्दों को सामाजिक विज्ञान में लाने का उद्देश्य और क्या है कि विश्लेषण और आलोचनात्मक मूल्यांकन करने का कौशल विकसित करना, ये भी बात सही है। ठीक है, सनसनीखेज मतलब कोई घटना दुर्घटना इसकी बात की जा रही है, तो ये बात गलत हो जाएगी। और डी में क्या कर रहे हैं, ये भी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो ए बी डी आपका सही है। इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? डी नंबर। ठीक है, तो 83 का आपका डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है कि सामाजिक विज्ञान की कक्षा में समानता पर चर्चा करते समय उद्देश्य होना चाहिए। समानता पर चर्चा करते समय क्या उद्देश्य होना चाहिए ये बताना है। तो 84 का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन लिखा हुआ है कि अधिगमकर्ताओं के साथ गरिमा से जुड़े मुद्दों को संबोधित करना, या फिर सभी का सम्मान करने के प्रति अधिगमकर्ताओं को संवेदनशील बनाना, ये बात भी सही है। ठीक है, और ये भी है गरिमा से जुड़े जो है मुद्दों को संबोधित करना, ये भी है समानता पर चर्चा करने का उद्देश्य। और सी क्या करें कि संविधान में परिलक्षित मूल्यों पर आधारित होना। और डी नंबर क्या करें कि यह समझना कि हर तरह का अंतर असमानता की तरफ जो है ले जाता है, हर तरह का अंतर असमानता की ओर ले जाता है, ये बात सही नहीं है। ठीक है, तो इसमें आपका ए बी और सी ये तीनों ही सही हो जाएंगे। तो ए बी सी देख लेते हैं कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, तो 84 का ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं इसी के साथ। अगला प्रश्न है कि कक्षा और समाज में व्याप्त विविधता को संबोधित करने के लिए सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को चाहिए कि विभिन्न संस्कृतियों से जुड़े उदाहरणों को कक्षा की चर्चा में शामिल करें, या केवल जो है उन्हीं उदाहरणों को लेना जो अधिकांश बहुमत के लिए प्रासंगिक हो। केवल जहाँ पे आ जाए वो आपका नेगेटिव होता है, बिल्कुल कट जाएगा ये तुरंत। अगला कहना है कि आपके व्यक्तिगत अनुभवों को कक्षा में साझा करने के लिए विद्यार्थियों को प्रेरित करना। ठीक है, तो इसमें जो है सही उत्तर क्या होना चाहिए देख लेते हैं इसका करेक्ट है। ओके, तो इसमें आपका ए भी सही है और जो है आपका सी भी सही है। ठीक है, तो इसमें सही आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, ए और सी। ठीक है, दोनों ऑप्शन सही हैं। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है लिखा हुआ है कि जो है सामाजिक विज्ञान में आकलन को बल देना चाहिए। सामाजिक विज्ञान में आकलन को बल देना चाहिए। पहला लिखा है कि अधिगमकर्ताओं की सूचना को याद रखने का मापन करना। नहीं, जहाँ पे याद करने की बात आई है क्या है, निगेटिव वर्ड है, इसलिए ये आंसर आपका बिल्कुल भी नहीं होगा। और आगे कह रहे हैं कि अपने अधिगम को विभिन्न दैनिक परिस्थितियों से जोड़ने और क्या करने, अधिगमकर्ताओं की जो है क्षमता का मूल्यांकन करना,
और सी नंबर कह रहे हैं कि उन अधिगमकर्ताओं की पहचान करना जो असफल हो रहे हैं। जहाँ पे असफल की बात आए यानी कि छात्रों के असफल की बात की जा रही है, बिल्कुल नहीं, ये तो बिल्कुल कट जाएगा। और यहाँ पे याद करने की ये भी कट गया। अगला क्या करें, अधिगमकर्ताओं की कक्षा में लेखन की क्षमता को जांचना, ये भी बात गलत है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा इसमें। ठीक है, अपने अधिगम को विभिन्न दैनिक परिस्थितियों से जोड़ने की अधिगमकर्ताओं की क्षमता का मूल्यांकन करना ही सामाजिक विज्ञान में आकलन को बल देना है। आगे प्रश्न है कि द्वितीयक यह स्रोत का उदाहरण है। द्वितीयक स्रोत का उदाहरण इसमें क्या हो जाएगा, द्वितीयक स्रोत का उदाहरण हो जाएगा आपका, पहला लिखा है भारत का संविधान। बी नंबर है कि अवनींद्र नाथ टैगोर की पेंटिंग, या फिर सी ए बेली द्वारा लिखित एन इलस्ट्रेटेड हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, और क्या है जेम्स मिल द्वारा लिखित ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। तो इसका 87 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सी ए बेरी द्वारा लिखित एन इलस्ट्रेटेड हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, ये आपका द्वितीयक स्रोत में आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, इसी के साथ आगे क्वेश्चन पे चलते। तो प्रश्न है कि औपनिवेशिक भारत में स्त्री शिक्षा पर चर्चा करने के लिए विद्यार्थी निम्न आत्मकथाओं में से किसको संदर्भित कर सकते हैं, किसको चुन सकते हैं, ये बताना है। पहला लिखा है कि रुकैया सखावत हुसैन कृत सुल्ताना का स्वप्न। दूसरा है कि सत्ता नारकृत मणि मेकलई। और सी नंबर है ताराबाई शिंदे द्वारा कृत स्त्री पुरुष तुलना। और डी नंबर कह रहे हैं कि राम सुंदरी देवी कृत आमार जीवन। तो यहाँ पे किसकी बात की जा रही है, यहाँ पे औपनिवेशिक भारत में स्त्री शिक्षा की बात की जा रही है। तो स्त्री शिक्षा की जो चर्चा है ये आपके राम सुंदरी जो है देवीकृत आमार जीवन में की गई है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न पे कि भूगोल शिक्षण को किन मुद्दों से जुड़े संदर्भ में परिप्रेक्ष्य का विकास करना चाहिए। भूगोल शिक्षण को किन मुद्दों से जुड़े संदर्भ में परिप्रेक्ष्य का विकास करना चाहिए। ऑप्शन है संसाधन और संरक्षण, बी ऑप्शन विकास और विस्थापन, सी में कह रहे हैं विविधता में एकता से जुड़ी चुनौतियां, या फिर जो है मानव विकास। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि संसाधन और संरक्षण और विकास, विस्थापन और क्या मानव विकास, इन जो है मुद्दों से जुड़े संदर्भ में परिप्रेक्ष्य का विकास करना चाहिए। ये है भूगोल शिक्षण का उद्देश्य। आगे प्रश्न कह रहे हैं कि एक सक्रिय सामाजिक विज्ञान की कक्षा अधिगमकर्ताओं को प्रेरित करती है। एक सक्रिय सामाजिक विज्ञान की कक्षा में अधिगमकर्ताओं को प्रेरित करती है क्या, व्याख्यान को सुनना और साझा किए गए पर निर्भर रहना, या फिर चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट में भागीदार बनना, या फिर चर्चाओं को न्यूनतम रखना, या फिर पाठ्य पुस्तक के पठन पर केंद्रित होना। तो इसका आंसर सही क्या होना चाहिए कि चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट में भागीदार बनना। ये आपका भागीदार की यहाँ भी बात की जाती है, आपका पॉजिटिव आंसर है। ठीक है, जो कि क्या करेगा, अधिगमकर्ताओं को यानी कि छात्रों को क्या करेगा, प्रेरित करेगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहे आपके टोटल 60 क्वेश्चन जो हमने प्रैक्टिस किए। और दोस्तों आप लोग बताइएगा कि आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। ठीक है, और प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। आई होप कि आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय